बांस का घर पार्ट 2। राजू ने अपना एक बांस का ढाबा खोला था जो राम बहादुर के ढाबे के बिल्कुल बराबर में था। राजू का ढाबा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, जिसकी वजह से राम बहादुर का ढाबा ठप होता नजर आ रहा था। उसके ढाबे पे 2-4 ही लोग खाना खाने आते थे, क्योंकि राजू के ढाबे पे खाना स्वादिष्ट होता था। साथ ही राजू और नैना का व्यवहार भी अच्छा होता था। अरे, तुम तो मेरे ढाबे पर खाना खाने आते थे, अब तुमने अपना रास्ता कैसे बदल लिया? इतने वक्त से तुम मेरे ढाबे पर खाना खाते आ रहे हो, अब तुम्हें राजू के ढाबे पर खाना अच्छा लगता है? अरे वो तो तुम्हारे ढाबे पर खाना एक मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई और ढाबा ही नहीं था। अब तो राजू ने अपना ढाबा खोल लिया है, तुम कभी उसके ढाबे पर खाना खाकर देखो। इतना लजीज खाना बनाती है उसकी बीवी, और उन दोनों का व्यवहार भी इतना मधुर है कि अगर खाना अच्छा ना भी बना हो तो भी वो इतने प्रेम से खिलाते हैं कि बेकार खाना भी हजम हो जाता है। तो क्या मैं बेकार खाना खिलाता आ रहा हूं अभी तक? एक व्यवहार भी बड़ी चीज होती है। तुम्हारे व्यवहार में वो बात ही नहीं है जो राजू और नैना के व्यवहार में है। वो प्रेम से बनाते हैं और प्रेम से ही खिलाते हैं। कई बार तो वो पैसे भी नहीं लेते। जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें मुफ्त में खिला देते हैं। बाद में बेशक हम उनके पैसे भी दे देते हैं। इस राजू ने तो ढाबा खोलकर हद ही कर दी है। मेरे सारे ग्राहक इसने अपनी ओर ले लिए हैं। इसने बांस का ढाबा क्या खोला, मेरे लिए आफत ही दे दी है। मेरा तो अब रोज का खर्च भी नहीं निकल पाता। इसको तो मुझे सबक सिखाना ही होगा, और अभी इसके पास जाकर बताता हूं इसको। राम बहादुर राजू के ढाबे खोलने से परेशान होकर चिढ़ जाता है और उसके पास जाता है, जहां पर राजू और नैना खाना बना रहे होते हैं। उन्हें खाना बनाते देखकर उसे और गुस्सा आता है और वो राजू को ढाबे पर ललकारता है। तुमने क्या सोचा है? ये छोटा सा बांस का ढाबा खोलकर तुम मुझे चुनौती दे सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। तेरा ढाबा तो मैं चलने ही नहीं दूंगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। देख, मैं तेरा ढाबा एक दिन जरूर बंद करवा दूंगा। राम बहादुर मौका पाकर राजू के ढाबे को जला देता है, जिससे राजू और नैना को बहुत दुख होता है। पर राजू नैना को दिलासा देते हुए उसे फिर से ढाबा खड़ा करने का भरोसा देता है और अगले ही दिन वो बांस का दूसरा ढाबा खड़ा कर देता है। इसके साथ साथ राजू नैना से कहता है, नैना, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर बांस का ढाबा जल गया है तो कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा से खड़ा कर कर एक नए सिरे से काम करना शुरू करेंगे। पर हमें अब और सतर्क होना होगा। हमें रोज रात को पहरा देना होगा, जिससे आगे ऐसी आपत्ति की नौबत ना आए। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। रोने से क्या फायदा? जल्दी ही फैसला ले लिया तो हम कामयाब भी हो जाएंगे, और जैसे प्रभु की इच्छा। पर नैना, हमारे पास सारे बांस जल गए हैं, एक ही ये बांस बचा है। इसको मैं देखता हूं, ये हिल भी रहा है। आखिर बात क्या है? राजू उस बांस को उठाकर देखता है तो उसमें एक सांप होता है जो जलने से बच गया था। उसको उस सांप पर दया आ जाती है और वो उसको अपने पास रख लेता है। नैना और राजू तो सांप की देखभाल करते हैं, उसको रोज दूध पिलाते और उसकी सेवा किया करते, और साथ के साथ रोज रात को एक एक करके पहरा दिया करते। एक रात नैना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो राजू भागा भागा घर पर आता है। नैना की तबीयत तो बहुत खराब है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पर ढाबे पर भी पहरेदारी करना जरूरी है, क्योंकि अगली बार फिर से किसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया तो फिर से हमारे ढाबे को नुकसान पहुंच सकता है। अब और किया भी क्या जा सकता है? मैं नैना को हॉस्पिटल ले जाता हूँ, बाकी प्रभु तो देख ही लेंगे। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे ढाबे की रक्षा करनी है। ढाबे को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो और मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर किस्मत में रहा तो ढाबे का कुछ नहीं होगा, अगर किस्मत में नहीं है तो भी हम किस्मत से नहीं लड़ सकते।
राजू ढाबे को ईश्वर के हाथ में छोड़कर नैना को हॉस्पिटल लेकर भागता है। वहीं दूसरी ओर राम बहादुर मौका पाकर अपने बेटे से कहता है, बेटे, तुम भी इन लोगों के साथ जाओ और राजू के ढाबे को जलाकर राख कर दो। अब कोई नामो निशान नहीं बचना चाहिए उसके ढाबे का। वो अपनी बीवी को अस्पताल लेकर गया है। ना रहेगा ढाबा और ना रहेगा राजू। राम बहादुर का बेटा आदमी के साथ उस ढाबे को जैसे ही जलाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो सांप एक विशाल आकार ले लेता है और उस ढाबे को चारों ओर से घेर लेता है। अरे, ये क्या बला है? इतना छोटा सा सांप इतना विशाल कैसे हो गया? वो सांप एक इच्छाधारी नागिन होती है। वो अपनी पूंछ से बाकी लोगों को मार देती है और राम बहादुर के बेटे को डस लेती है। जब ये बात राम बहादुर को पता चलती है तो वो अपने बेटे को लेकर भागा भागा उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां पर नैना को एडमिट कराया था। तुम्हारी बेटी को बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके शरीर में वो जहर है जो सिर्फ उसी सांप के जहर से कट सकता है जिसने इसे काटा है। इसका कोई और इलाज नहीं है। मुझे अपने बेटे के जीवन की राजू से भीख मांगनी होगी। उसी का पालतू सांप है जिसने मेरे बेटे को डस लिया है। अपने बेटे की जिंदगी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मुझे राजू से अभी माफी मांगनी होगी। सुना है वो भी इसी अस्पताल में है। मैं अभी उससे मिलने जाता हूं। राम बहादुर भागा भागा राजू से मिलने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाता है और उसे सारी कहानी बताता है। राजू की बीवी अब थोड़ी सी ठीक हो चुकी थी। वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल में ही डॉक्टरों के नजर में छोड़कर अपने घर की तरफ जाता है और उस सांप से कहता है, तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरे ढाबे की रक्षा की। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। पर तुमने राम बहादुर के बेटे को जो ढसा है उसका जहर तुम काट दो, क्योंकि राम बहादुर अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है और उसने मुझसे माफी मांगी है। माना कि मेरी गलतियों की सजा की कोई माफी नहीं है, पर मैं आप दोनों से तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं आगे से ऐसा कभी ना करने का वचन देता हूँ। मेरे बेटे को ठीक कर दो। राजू, मेरा जीवन तुम्हारा ऋणी है और ये ऋण मैं कभी नहीं उतार सकती। तुमने मेरे जीवन की रक्षा की थी, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और रही बात राम बहादुर के बेटे की, अगर तुमने उसको माफ कर दिया हो तो मैं भी उसका जहर काट दूंगी। नागिन उसके बेटे को दोबारा से डसकर जहर की काट कर देती है, जिसकी वजह से राम बहादुर का बेटा स्वस्थ हो जाता है और फिर कभी राजू को परेशान नहीं करता। राजू और नैना अपना उसी तरह से ढाबा चलाते रहते हैं, जिसमें इच्छाधारी नागिन भी सहायता करती है। सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।